हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में टर्म्स रिलेटेड टू टेंडर डॉक्यूमेंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस। तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या टेंडर की बात करते हैं तो उसमें बहुत ऐसा टर्म्स आता है और रिलेटेड टर्म्स जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो सब जो टर्म्स है तो वो हम लोगों को जानना बहुत नेसेसरी है, कंपलसरी है। बिना उसके हम लोगों को टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट होता है, टेंडर का जो एग्रीमेंट होता है, उसके बारे में डिटेल्स में समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो टर्म्स रिलेटेड टू टेंडर डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है, उसके बारे में डिटेल्स में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम लिमिटेड इम्पोर्टेंस। जब टेंडर की बात करते हैं हम लोग एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो टाइम लिमिट एंड इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक हो जाता है। तो टाइम लिमिट एंड इम्पोर्टेंस, टाइम लिमिट क्या है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी वर्क का एग्जीक्यूशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को एक टाइम लिमिट दिया जाता है। उस टाइम लिमिट में उसको वर्क को कंप्लीट करना होता है और जो ड्यूरेशन होता है उसमें कंप्लीट करके जो ऑनर है उसको हैंड ओवर किया जाता है वर्क को। ऑनर के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा एक डिफिनिट ड्यूरेशन में वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। इसमें रेनी सीजन को भी इंक्लूड किया जाता है। तो टाइम लिमिट जो होता है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि अगर ये टाइम लिमिट नहीं दिया जाएगा किसी भी ऑनर के द्वारा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो अपना मनमानी करना स्टार्ट कर देगा। तो अरे हम तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हैं, टेंडर हमको मिल गया है, अब एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होगा वो अपने मन से हम करेंगे। लेकिन ऐसा रोकने के लिए, मनमानी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, टाइम का लिमिटेशन दिया जाता है। तो टाइम का लिमिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो डिटेल्स में हम लोग देखते हैं लैंग्वेज में कि टाइम लिमिट एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है। द सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई द पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑन ए गिवन डेट। अगर टाइम लिमिट की बात करें तो टाइम लिमिट एक गिवन डेट के द्वारा दिया जाता है कि आज अगर टेंडर आपको दिया गया, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको आज टेंडर सबमिट आप किए और आपको हैंड ओवर कर दिया गया और कल से आपको वर्क का एग्जीक्यूशन करना है, कल से वर्क स्टार्ट करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक फिक्स डेट दिया जाता है। अगर कल 1 अगस्त है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 1 अगस्त से अगला जो नेक्स्ट ईयर का अगस्त होगा उस ड्यूरेशन में आपको इस वर्क का एग्जीक्यूशन कर देना है, कंप्लीट कर देना है। पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंक्लूडेड रेनी सीजन। तो अगस्त सितंबर जो है ये रेनी सीजन माना जाता है। तो अगर रेनी सीजन को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 1 ईयर्स का आपको टाइम लिमिट दिया गया। तो टाइम लिमिट का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं ऑन ए गिवन डेट नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ्स। तो टाइम का जो लिमिटेशन होता है वो एक गिवन डेट के द्वारा होता है, नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ्स होता है। अगर आपको दे दिया जाए कि ये रोड का मेंटेनेंस का वर्क करना है, रिपेयर करना है, पिच वर्क करना है और जो पैचिंग वर्क होता है वो करना है, तो उसमें से 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का दिया गया है आपको एक गिवन कैलेंडर के द्वारा, नंबर ऑफ कैलेंडर मंथ्स। तो इसका जो लिमिट होता है, टाइम का लिमिटेशन होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क का एग्जीक्यूशन करने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो टाइम का लिमिट जो हो सकता है वो वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ऐसा भी हो सकता है कि पैचिंग का जो वर्किंग डेज है या नंबर ऑफ डेज है वो आपको दे दिया जाए कि 27 डेज में इस पैचिंग वर्क का, जैसे 10 किलोमीटर तक गड्ढे को भरना है, पैचिंग करना है, तो उसका ड्यूरेशन जो दिया जाएगा वो आपको डेज में दिया जाएगा। 27 डेज दे दिया गया और 10 किलोमीटर तक का पैचिंग आपको करना है। तो टाइम का लिमिटेशन जो होता है वो गिवन डेट में हो सकता है, कैलेंडर मंथ्स में हो सकता है या फिर वर्किंग डेज में हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया हो कि टाइम लिमिट क्या होता है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में एंड टेंडर में। आगे देखते हैं द टाइम अलॉटड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क इंक्लूड्स रेनी सीजन आल्सो। तो अभी हम डिस्कस किए कि किसी भी वर्क का एग्जीक्यूशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को एक टाइम लिमिट दिया जाता है। तो उस टाइम लिमिट में
रेनी सीजन को भी इंक्लूड किया जाता है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा टाइम लिमिट एंड पेनाल्टी। तो टाइम लिमिट एंड पेनाल्टी क्या होता है वो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमारा डीलिंग हो रहा है, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट एंड किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, सपोज आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है और आप कॉन्ट्रैक्ट को इनवाइट किए, नोटिस इनवाइट किए टेंडर के लिए, तो ये सब टर्म आपको बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी है जानना। इसीलिए ये टर्म के बारे में हम आज कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स के टेंडर चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारा टेंडर चैप्टर का एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का लेक्चर यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप देख रहे हैं वीडियो जिस चैनल पे, तो उसी पे डाल दिया है। तो लिंक आइकॉन पे भी दिया गया है, आप आसानी से जा कर के देख सकते हो। तो नेक्स्ट टर्म रिलेटेड जो है टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट से, वो है टाइम लिमिट एंड पेनाल्टी। तो टाइम लिमिट एंड पेनाल्टी क्या होता है? टाइम लिमिट के बारे में अभी देखें एंड इसका इम्पोर्टेंस देखें, लेकिन टाइम लिमिट के साथ साथ पेनाल्टी कैसे वर्क करता है उसके बारे में, इस टर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा जब टेंडर दिया जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जब टेंडर दिया जाता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को वर्क का एग्जीक्यूशन के लिए, तब टाइम का भी टास्क दिया जाता है कि इतने ड्यूरेशन में आपको वर्क कंप्लीट करना है। सपोज अगर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे दिया जाए कि 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, तो उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर्स दे दिया गया है। तो 3 ईयर्स जो दिया गया है, तो उस वर्किंग ड्यूरेशन जो है, टाइम का लिमिट जो है, उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर वर्क का एग्जीक्यूशन ऑन टाइम नहीं करता है तो उसमें उसको पेनाल्टी दिया जाता है। तो आपको वर्क कंप्लीट करना है, तो इतने ड्यूरेशन में अगर दे दिया जाए कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कि आपको इतने ड्यूरेशन में वर्क कंप्लीट करना है, अगर कॉन्ट्रैक्टर 50% वर्क को एग्जीक्यूट करता है, तब टाइम का ड्यूरेशन 50% वर्क में ही दिया गया टाइम का आधे से अधिक टाइम बीत जाता है। तो अगर जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया है, 3 ईयर्स टाइम दिया है 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, तो अगर आप 2 साल लगा दिए आधा वर्क करने में और 1 ही साल बचा है 50% वर्क करने में, तो क्या होता है कि टाइम का आधे से अधिक टाइम बीत जाता है, तब डिपार्टमेंट के द्वारा या ऑनर के तरफ से पेनाल्टी लगाया जाता है। पेनाल्टी का अमाउंट 1% या उससे ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू टेंडर अमाउंट। तो जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऑन टाइम देखता है कि जब ऑनर के द्वारा जो नोटिस इनवाइट किया था टेंडर के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए वर्क जो दिया जाता है, तो अगर वो 50% वर्क कंप्लीट करता है और टाइम आधा से अधिक बीत जाता है, तो उस कंडीशन में डिपार्टमेंट या ऑनर देखता है कि ये वर्क ऑन टाइम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको पेनाल्टी लगा दिया जाता है। तो पेनाल्टी का जो अमाउंट होता है वो 1% और स्मॉल अमाउंट होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू टेंडर अमाउंट, तो टेंडर का अमाउंट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इसका पेनाल्टी कितना होना चाहिए। तो 1% से लेकर के 10% अमाउंट तक होल वर्क जो होता है उसका पेनाल्टी इस पे लगाया जाता है, किस पे? कॉन्ट्रैक्टर पे, और उसको कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ता है। पेनाल्टी का अमाउंट 1% या उससे अधिक होता है अकॉर्डिंग टू टेंडर अमाउंट। पेनाल्टी अमाउंट मैक्सिमम 10% हो सकता है। यह पेनाल्टी डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के द्वारा लगाया जाता है। और जो टाइम लिमिट है, तो टाइम लिमिट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर वर्क का एग्जीक्यूट नहीं करता है तो उसका पेनाल्टी लगाया जाता है। तो पेनाल्टी कौन लगाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जब पेनाल्टी की बात हो तो उसमें सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो होता है डिपार्टमेंट का या ऑनर जो होता है, तो उसके द्वारा 1% से 10% तक पेनाल्टी लगाया जाता है। तो अब लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि टाइम लिमिट एंड पेनाल्टी क्या होता है। इफ़ द अलॉटेड वर्क रिमेन्स इनकम्प्लीट और प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज नॉट इन proportion to the time passed, then the department will impose a penalty of an amount 1% or any small amount per day as decided by the superintending engineer SE, subject to the maximum ऑफ 10% अमाउंट ऑफ द होल वर्क। तो अभी हम डिस्कस किए कि डिपार्टमेंट के द्वारा जब टेंडर दिया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को वर्क का एग्जीक्यूशन के लिए, तब टाइम का भी टास्क दिया जाता है कि इतने ड्यूरेशन में आपको
वर्क कंप्लीट करना है। अगर कॉन्ट्रैक्टर 50% वर्क को एग्जीक्यूट करता है तब टाइम का ड्यूरेशन 50% वर्क में ही लग जाता है, टाइम का आधे से अधिक टाइम बीत बीत जाता है, तब डिपार्टमेंट के द्वारा या ऑनर की तरफ से पेनाल्टी लगाया जाता है। तो पेनाल्टी का जो अमाउंट होता है वो 1% होता है और मैक्सिमम 10% तक इसका अमाउंट हो सकता है। तो ये जो पेनाल्टी लगाया जाता है, डिसाइड किया जाता है, तो अमाउंट पर डे एज डिसाइडेड बाय द सुपरिटेंडेंट। तो ये पेनाल्टी जो लगाया था, तो आप जितना लेट करेंगे, आपके पास अगर 3 ईयर्स का टाइम दिया है तो पर डे के हिसाब से अगर 3 साल से ज़्यादा लगता है, जैसे 3 साल 3 मंथ लग गया, तो पर डे के हिसाब से पेनाल्टी उस पर लगाया जाता है कॉन्ट्रैक्टर पर। वो पेनाल्टी, तो आप जितना लेट करेंगे, 3 साल के बाद जितना भी लेट करेंगे तो उतना पेनाल्टी आपका बढ़ते जाएगा। अगर 3 ईयर्स 1 मंथ में आपका कंप्लीट हो गया तो 1 मंथ का ही पेनाल्टी लगेगा एज पर डिसाइडेड रूल। तो जितना डिसाइड किया गया है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, डिपार्टमेंट को। और अगर आप 3 मंथ 3 ईयर्स का टारगेट है, आपको टाइम का लिमिट है, तो उससे ज़्यादा आप अगर 3 ईयर्स 6 मंथ लगाते हैं, तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे टाइम का ड्यूरेशन, तो उसी टाइप से पेनल्टी का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम लिमिट के साथ साथ पेनल्टी कैसे वर्क करता है और पेनल्टी क्यों लगाना ज़रूरी पड़ता है। तो नेक्स्ट अब रिलेटेड टर्म जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स है, तो वो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में जानना बहुत ज़रूरी है। जब कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना वर्क टाइम पर नहीं कर पाता है, तो वो एक एप्लीकेशन देता है कि हमारा टाइम लिमिट वो बढ़ा दीजिए, ताकि हमको काम करने में, वर्क का एग्जीक्यूशन करने में वो आसानी हो और हमें पेनाल्टी ना लगे। तो इस कंडीशन में एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो देखते हैं डिटेल्स में कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट क्या होता है। टाइम लिमिट को एक्सटेंड कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एक एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। उस एप्लीकेशन में ऑल पर्टिकुलर्स एंड रीजंस दिया जाता है, जो वर्क का डिले हुआ उसका पूरा रीजंस दिया जाता है, किस कारण से वर्क का डिले हुआ बिफोर 1 वीक ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। तो जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को टाइम को एक्सटेंड कराना रहता है, तो उसमें 1 सप्ताह से पहले उसको एक्सपायरी होने का डेट, जो टाइम का लिमिटेशन है, अगर 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स में 1 सप्ताह पहले ही, 2 मंथ्स कंप्लीट होने से 1 सप्ताह पहले ही डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं उनके पास एप्लीकेशन देना पड़ता है कि वर्क हमारा डिले होगा, और वर्क डिले होने का रीज़न भी बताना पड़ता है कि किस वजह से वर्क डिले होगा। तो फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को बताते हैं और फिर वो एक्सटेंड करते हैं, टाइम को एक्सटेंड कर देते हैं। तो पूरा रीज़न बताना पड़ता है कि किस रीज़न से डिले होगा टाइम, तो वर्क का जो एग्जीक्यूशन होगा वो डिले होने का क्यों चांस है। तो अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को उनका बात सही लगता है तो वो टाइम का एक्सटेंशन कर देते हैं, टाइम का लिमिट जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं। तो डिटेल्स में देखते हैं कि टाइम का लिमिट का एक्सटेंशन कैसे होता है। टाइम लिमिट को एक्सटेंड कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एक एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। उस एप्लीकेशन में ऑल पर्टिकुलर्स एंड रीजंस दिया जाता है, डिले होने का कारण बताया जाता है बिफोर 1 वीक ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। तो 1 सप्ताह पहले ही एक्सपायर होने का, टाइम लिमिट एक्सपायर होने के 1 सप्ताह पहले दिया जाता है। तब लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट क्या होता है। फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन टू the executive engineer, giving all the particulars and reasons for delay before 1 week of the expiry of time limit। तो अभी जैसे हम डिस्कस किए कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि हमारा वर्क इतना ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं होगा, तो वो एक एप्लीकेशन देता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अपना टाइम लिमिट बढ़ाने के लिए, और उसमें अपना रीज़न बताता है कि इस वर्क से, इस रीज़न से ये वर्क डिले हो सकता है, इतना टाइम में कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करता है कि
टाइम एक्सटेंड कर देता है और ये एक्सपायरी डेट से एक सप्ताह पहले ही ये एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंशन ऑफ लिमिट, टाइम लिमिट क्या होता है। तो अब नेक्स्ट टर्म जो रिलेटेड है हमारा वो डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर लेता है या फिर कोई डिपार्टमेंट टेंडर इनवाइट करता है एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसके बीच में ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत रिलेटेड टर्म्स है ये डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। तो डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि ये क्या होता है। जब कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूट हो जाता है तब अगर कोई वर्क अनसाउंड एंड डिफेक्टिव फाउंड किया जाता है और इम्परफेक्ट अनस्किल्ड वर्कमैनशिप पाया जाता है, तब कॉन्ट्रैक्टर वर्क को रिमूव करके अपने कॉस्ट को फिर से बनवाता है, अपने कॉस्ट से फिर से बनवाता है। तो डिफेक्टिव मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप क्या होता है कि सपोज अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको टेंडर दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा कि हाँ 50,000 करोड़ का टेंडर है और इस टेंडर इतना अमाउंट से आपको वर्क का एग्जीक्यूशन कराना है। तो ऐसा नहीं कि पूरा अमाउंट खर्च हो जाता है, कुछ अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर सेव भी करता है। तो सेविंग अकाउंट होता है वो कभी कभी कम हो जाता है या फिर पूरा इक्वल हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। तो डिफेक्टिव मटेरियल क्या होता है कि सपोज वर्क का एग्जीक्यूशन हो गया, कंप्लीट हो गया, और लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो वैलिडिटी पीरियड होता है, तो अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो वैलिडिटी पीरियड में क्या था कि वर्क का एग्जीक्यूशन होने के 1 से 2 मंथ के बाद या फिर 6 मंथ तक अगर काम में कोई डिफेक्ट होता है, वर्क में डिफेक्ट होता है, तो वो डिपार्टमेंट नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है टेंडर, वही उस वर्क का रिपेयरिंग कराएगा अगर कुछ उसमें खराबी आता है। तो सेम चीज़ है यहाँ पर डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। तो जब कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है और उसमें कोई डिफेक्ट होता है, फाउंड किया आता है कि यहाँ पर डिफेक्ट आ गया है, वर्क अनसाउंड हुआ है, डिफेक्टिव मटेरियल यूज किया गया है, इम्परफेक्ट और अनस्किल्ड वर्कमैनशिप, अगर मेसन है तो वो एक्सपीरियंस मेसन नहीं है, या फिर कोई लेबर है तो वो अनस्किल्ड लेबर है तो वो अच्छे से काम नहीं करता। जो डिफेक्टिव वर्कमैनशिप है उसके वजह से जो वर्क में डिफेक्टिव आता है, काम में डिफेक्टिव आता है, और जो डिफेक्टिव मटेरियल्स है, सपोज अगर हमको अच्छा सीमेंट लगाना था 400 रुपया बोरी वाला और हम लगा दिए 320 रुपया पर बैग वाला, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो उसका क्वालिटी कम हो जाता है और वो टाइम से पहले ही वर्क का एग्जीक्यूशन होने से के जस्ट बाद वो ख़राब हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है उसमें कुछ ना कुछ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वैलिडिटी पीरियड यहाँ पर वर्क करने लगता है। तो ये क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ही इसमें लायबल टू रिमूव दिस डिफेक्ट इन वर्क एट ऑन एक्सपेंसेस। तो वो कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसा इन्वेस्ट करके और जो टेंडर है तो उसी के अंडर में से वो अमाउंट अपना लगा करके फिर से इसको रिपेयर करता है। तो अब डिटेल्स में देखते हैं लैंग्वेज में कि डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप होता क्या है। वाइल एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, इफ एनी वर्क is found to be completed with unsound and defective material and imperfect or unskilled workmanship, then contractor is liable to remove these defects in work at own एक्सपेंसेस। तो अभी जस्ट हम डिस्कस किए कि कॉन्ट्रैक्टर अगर इसमें कुछ डिफेक्ट पाया जाता है मटेरियल में या फिर वर्क जो किया गया है अनस्किल्ड लेबर एंड और भी बहुत सारा रीज़न है, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर खुद अपना अमाउंट लगा करके, जो टेंडर है वो अपना खुद कॉस्ट लगा करके उस वर्क का क्या करता है, रिमूव कर देता और फिर अच्छे से उसको करवा देता है। तो ये था डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। इसको जानना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर। तो नेक्स्ट जो टर्म्स रिलेटेड है वो टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेशन ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्टर शेड्यूल्ड टाइम के लिमिट में वर्क का एग्जीक्यूशन नहीं करता है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर दिया जाता है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि हटा भी दिया जाता है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। एक कंडीशन ऐसा भी रहता है टर्मिनेट करने का, जब कॉन्ट्रैक्टर बिना रिटन डिपार्टमेंट के बिना रिटन परमिशन का किसी छोटे या सब कॉन्ट्रैक्टर को वर्क करने के लिए दे देता है, तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो दो रीजन से होता है। सपोज अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है या फिर जो टाइम लिमिट दिया गया है, जो डेट दिया गया उस ड्यूरेशन में वर्क अच्छा नहीं किया, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। या फिर जो डिपार्टमेंट का रूल रेगुलेशंस है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो या कॉन्ट्रैक्ट जो निकाला गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टर्मिनेट कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में दिया गया डिटेल्स में, तो उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कंप्लीट द वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड प्रिस्क्राइब्ड डेट। जब कॉन्ट्रैक्टर फेल्स कर जाता है वर्क को कंप्लीट करने में विद इन द स्टिपुलेटेड प्रिस्क्राइब्ड डेट, तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टर सबलेट्स हिज कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपने से छोटा कॉन्ट्रैक्टर को वर्क का एग्जीक्यूट करने के लिए देता है बिना डिपार्टमेंट के, विदाउट परमिशन, रिटन परमिशन से, तो क्या करती है, टर्मिनेट कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को, टर्मिनेट कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो और भी बहुत सारे रिलेटेड टर्म है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं सस्पेंशन ऑफ वर्क एंड और भी बहुत सारा है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारा टर्म्स समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।